E मल्टीप्लाइड बाय D। हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स के E किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू V ओवर D। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E जो V ओवर D के बराबर था, V को सेपरेट करें तो V किसके बराबर आएगा, E मल्टीप्लाइड बाय D। अब मीडियम के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वीक हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इन केस ऑफ मीडियम क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बड़ी लॉजिकल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम डिस्कशन कर रहे हैं आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर की। अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बावजूद इस प्लेट के ऊपर जो है वो अगर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस पे 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्जेस यहाँ पे फ्लो तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू फिर चेंज नहीं हो सकती आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर में आफ्टर इंसर्टिंग द मीडियम। तो यहाँ पे याद रखिएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, क्यू की वैल्यू बहरहाल क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है इसके अंदर क्या क्या चीज मॉडिफाई होती है, इसको क्विकली जो है वो समराइज कर लेते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो सिग्मा भी डेफिनेटली वीक होगा। सिग्मा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्या है, चार्ज डेंसिटी, या इसको चार्ज पर यूनिट एरिया बोला जाता है। अब इस सिग्मा कैसे डिक्रीज करेगा, इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगरचे चार्ज जो है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा, चार्ज जो है वो पहले से कम या ज्यादा नहीं हो रहा आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, लेकिन यहां पे याद रखिएगा ये वाला चार्ज जो है ये नेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी कंट्रीब्यूशन पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। कुछ इसका फील्ड जो था वो जाया होना शुरू हो गया था अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल्स। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चार्ज तो उतना ही है, लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन थी वो पहले से डिक्रीज की। अगर ये चार्ज की वो डिक्रीज करेगी कंट्रीब्यूशन तो ऑटोमेटिकली समझने की हद तक हम इसको यूं कह सकते हैं कि सिग्मा जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बहरहाल एमसीक्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, समरी हम कर रहे हैं जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है। सिर्फ क्या करती है, इंक्रीज कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, जबकि चार्ज स्टोर जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। इसको समराइज करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हम इसकी रियल लाइफ एनालॉजी जस्ट फॉर इंटरेस्ट बनाना चाहें सो दैट की चीजें हमें याद रह सकें, तो वो ये बन सकती है कि जस्ट इमेजिन आप क्या हैं, कैपेसिटर हैं, और कौन से कैपेसिटर हैं, खाना खाने वाले, रोटी खाने वाले कैपेसिटर्स हैं। आपने लेट्स से इनिशियली जो है वो एक रोटी जो है वो खा चुके हैं, अब आपकी कैपेसिटी जो थी वो वहां पे जाके खत्म हो गई इन केस ऑफ वैक्यूम। अब आपने क्या किया, उसी सिचुएशन के अंदर जो है वो खाना खाने के बाद, एक रोटी खाने के बाद क्या किया, एक हाजमोला की गोली खा ली। अब हाजमोला की गोली यहाँ पे किसके तौर पे यहाँ पे जो है वो बिहेव करेगी, एनर्जी, ये हाजमोला की गोली बिहेव करेगी जस्ट लाइक अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो उसकी वजह से होगा क्या, आपके अंदर जो स्टोर्ड ऑलरेडी चार्ज था, जो आपने खाना खाया हुआ था, जो रोटी खाई हुई थी जिसको चार्ज के तौर पे ले रहे हैं, उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी, लेकिन वो हाजमोला क्या करेगी, आपकी कैपेसिटी को पहले की निस्बत क्या कर देगी, बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। सेम इज द केस विद द कैपेसिटर। यही एनर्जी कैपेसिटर के केस में है, जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी। बाकी चीजें जो हैं उसके रेसिप्रोकल मैनर में चेंज हो रही होती हैं। अकेली चीज जो चार्ज है उसकी वैल्यू याद रखिएगा सेम रहती है। क्यों सेम, क्योंकि ना तो बैटरी से चार्ज कोई आया फर्दर, क्योंकि बैटरी से कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड था, और ना ही बैटरी की तरफ या इंसुलेटर में से चार्ज पास किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्विकली कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स। अगेन जो है ये एनएमडी कैट के हमारे पास जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा आउटलाइंस के अंदर डायरेक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड, जस्ट फॉर द वर्स्ट केस कि अगर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाइज जो है वो पता होने चाहिए। दो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे बेशक आप कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले ना याद करें, आप एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लें, उस ट्रिक के करस्पॉन्डिंग आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ट्रिक हमारे पास है कि
KFC, जहां से हम बर्गर खाने जाते हैं। KFC में K क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिक में? K स्प्रिंग कांस्टेंट है। हमारे पास F क्या है? इट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और हमारे पास लास्ट पे जो C है, ये C किसको स्टैंड कर रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन तीनों के अगर कॉम्बिनेशंस आए, अगर स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस हो, लेंसेज के कॉम्बिनेशंस हो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट, या कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, तो याद रखिएगा तीनों के जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस होंगे उनके फॉर्मूलाइज जो हैं वो क्या होंगे? वो आपस में तो सेम होंगे, लेकिन क्या होंगे? वो रेजिस्टर से अपोजिट होंगे। मींस रेजिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूले हम सारों को याद होते हैं वही वाले सिर्फ फॉर्मूले याद करें, बाकी कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी फॉर्मूले उसके अपोजिट मैनर में यूज होंगे। कहने से मुराद जो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए थे वही वाले कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई होंगे, और बाकी जो K और F और C के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोकल लेंथ है उनमें भी अप्लाई होंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस के जो पैरेलल के फॉर्मूले थे वो कैपेसिटर के केस में सीरीज में यूज होंगे। तो क्विकली देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास कैपेसिटर्स जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए रेजिस्टर्स का पैरेलल वाला फॉर्मूला 1 ओवर वहां पे RE होता था, यहाँ पे CE आएगा, इज इक्वल्स टू 1 ओवर CE C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस अप टू सो ऑन। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू स्मॉलर होगी देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। कहने से मुराद सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस छोटी से छोटी जो होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे कम आया करेगी। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा, और रेजिस्टर्स के केस में हम करंट की बात करते थे, करंट सेम रहता था। फर्दर ऑन याद रखिएगा, अगर स्टूडेंट्स n कैपेसिटर्स हों, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो, तो उस केस में इक्विवेलेंट का शॉर्टकट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C ओवर n। और फर्दर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये है वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला, अगर हमारे पास जो है दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो सीरीज में और उनके अक्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाए V, तो उस केस में अगर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल फाइंड करना हो तो वोल्टेज डिवीजन वाला रूल यहां पे यूज करेंगे। लेकिन वोल्टेज डिवीजन रूल में एक छोटा सा चेंज है जो रेजिस्टर की निस्बत यहाँ पे डिफरेंट है। वो क्या है? रेजिस्टर्स के केस में हम लिखा करते थे फॉर्मूला V1 इज इक्वल्स टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V। कैपेसिटर्स के केस में याद रखिएगा दो कैपेसिटर्स की बात हो रही है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पहले वाले कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर होगा दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय दोनों की कैपेसिटेंसीज का सम मल्टीप्लाइड बाय द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस। फर्क क्या आया? वहां पे रेजिस्टर में V1 फाइंड करना था तो न्यूमिनेटर में R1 आया था। कैपेसिटर्स के केस में अगर V1 फाइंड करना है तो न्यूमिनेटर में C1 की जगह पे क्या आएगा? C2 आएगा। तो ये वोल्टेज डिवीजन याद रखिएगा, अगर V2 फाइंड करना है तो यहाँ पे C1 आ जाएगा, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की बात की जाए दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स के सीरीज वाले फॉर्मूले यूज होंगे। CE बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो ग्रेटर आएगी देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। सर्किट में कोई भी बड़ी से बड़ी कैपेसिटेंस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में ग्रेटर आएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है। टोटल चार्ज स्टोर की बात की जाए, टोटल चार्ज स्टोर जो बैटरी से आएगा वो बैटरी वाला चार्ज किसके बराबर होगा? हर कैपेसिटर में जितना भी अलग अलग चार्ज होगा वो सारे चार्जेस को ऐड करेंगे तो बैटरी से आने वाला टोटल चार्ज बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल फैशन में दो चार्ज कैपेसिटर्स हों या एक चार्ज हो दूसरा अनचार्ज हो, या हमारे पास कोई भी सिचुएशन आ जाए, दो कैपेसिटर्स को जब एक दूसरे के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट वोल्टेज जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नेट वोल्टेज फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए कि दो चार्ज कैपेसिटर थे, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, उसको हमने जिस बैटरी से चार्ज किया था उसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 था। दूसरा कैपेसिटर C2 कैपेसिटेंस वाला है, इसको दूसरी बैटरी से चार्ज किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 था। अब दोनों को चार्ज करने के बाद एक दूसरे के क्रॉस कनेक्ट कर दिया
तो होगा क्या, दोनों के क्रॉस जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा, चार्जेस दोनों के दरमियान दोबारा से शेयर हो जाएंगे। अगर किसी के पास ज्यादा चार्ज है वो दूसरे के साथ शेयर करके दोनों एक दूसरे के बराबर चार्ज कर लेंगे और अल्टीमेटली अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, यहाँ पे चार्जेस की शेयरिंग होने के बाद क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमारे लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहां से अगर V को सेपरेट किया जाए, V बराबर आएगा Q डिवाइडेड बाय C के बराबर आएगा। तो उसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लिया, दो कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड थे दोनों का चार्ज ऐड कर लें, दोनों चूंकि पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल उनका इक्विवेलेंट ले लें दैट इज C1 प्लस C2। अब Q की जगह पे पुट किया जा सकता है CV जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस और मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैपेसिटर के लिए, Q2 की जगह पे आ जाएगा C2 मल्टीप्लाइड बाय V2। तो इस फॉर्मूले को यूज करके स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा अगर दो कैपेसिटर जो अलग अलग चार्ज थे उनको आपस में एक दूसरे के क्रॉस कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस सिस्टम का नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, इस सिचुएशन में हमने जो डिस्कशन की, यहां पे पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर कनेक्टेड है विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला इस फॉर्म में एप्लीकेबल होगा। अगर स्टूडेंट्स यहां पे यूं होता कि इस कैपेसिटर की जो है कनेक्शन रिवर्स होते, मींस नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की हम कनेक्ट कर देते पॉजिटिव प्लेट ऑफ अपर कैपेसिटर और पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर जो है इसको कनेक्ट कर देते नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। उस केस में फॉर्मूले में सिर्फ एक छोटा सा फर्क आना था, इस प्लस के साइन की जगह पे स्टूडेंट्स बस क्या आ जाना था, नेगेटिव का साइन आ जाना था। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी थी, अब क्या होना था, दोनों के दरमियान जब चार्जेस ने शेयर होना था तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कुछ चार्ज ने न्यूट्रलाइज हो जाना था। उस न्यूट्रलाइज को अकोमोडेट किया है हमने इस नेगेटिव साइन के अंदर, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। तो ये नेट वोल्टेज फाइंड करने के फॉर्मूला जो है आप याद करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फील्ड का स्टेटस क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जब कैपेसिटर को चार्ज कर लिया जाता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट होती हैं, इक्वी डिस्टेंट होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर फील्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। फर्दरमोर याद रखिएगा अगर एजिस पे बात की जाए, एजिस के ऊपर जो है फील्ड लाइंस फ्रिंजिंग आउट होती हैं, उनकी शेप कर्व होती है और फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर में स्टूडेंट्स याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, किसमें स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। इस चीज को हमने कैपेसिटर की एक डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। एनर्जी के फॉर्मूला क्या होंगे, पहला फॉर्मूला हाफ Q इंटू V, Q कैपेसिटर की ईदर प्लेट का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। फर्दर दूसरा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर है। तीसरा फॉर्मूला एनर्जी स्टोर का याद रखिएगा Q स्क्वायर ओवर 2C है। फोर्थ फॉर्मूला है हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A मल्टीप्लाइड बाय D। D यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और A क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ ईदर प्लेट। यहां पे स्टूडेंट्स किसी भी रिलेशन से प्रोपोर्शनैलिटी एनर्जी की डिस्कस की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पहले से डबल कर दी गई, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी का रिलेशन क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करेंगे तो 2 स्क्वायर, मतलब एनर्जी की वैल्यू कितने टाइम्स मॉडिफाई हो जाएगी, 4 टाइम्स जो है वो पहले से चेंज हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स एनर्जी से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के अंदर कोई दो पैरामीटर्स फिजिकल दे दिए जाएंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा जाएगा एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इनमें से आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिस फॉर्मूले के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कंप्लीट डेटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा गिवन हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन हो और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन हो, तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जब गिवन होंगे तो एनर्जी फाइंड करेंगे हाफ CV स्क्वायर से। अगर चार्ज स्टोर्ड दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो तब फॉर्मूला हाफ QV यूज कर लेंगे। अगर चार्ज स्टोर्ड और कैपेसिटेंस दी जाएगी तब फॉर्मूला यूज कर लेंगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सारे फॉर्मूले आने चाहिए
और न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में जो डेटा गिवन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला चूज करके तो आंसर आपका क्विकली आएगा। लास्ट फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी एक टर्म हम डिफाइन करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही वाला फॉर्मूला जो एनर्जी का था इसमें ए और डी ये मिलके वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बना देते हैं। तो एनर्जी को जब हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ मतलब ए डी के साथ तो हमारे पास यहां पे बाकी टर्म बच जाती है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी रिलेशन एनर्जी डेंसिटी और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखिएगा। एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। इसका मतलब ई डबल करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी पहले से 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये चीज एक दफा फिर समराइज कर लेते हैं। इंसर्टिंग डायरेक्ट्रिक बिटवीन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन एनर्जी का पर्सपेक्टिव वहां पर डिस्कस नहीं कर सके थे। तो याद रखिएगा अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर हो उसकी प्लेट्स के दरमियान अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एनर्जी, ये चारों चीजों की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी और कितने फैक्टर से डिक्रीज करेगी? बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। और अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट याद रखिएगा अगर जो है वो कैपेसिटर चार्ज तो है लेकिन वो बैटरी के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है। इस केस के बारे में स्टूडेंट स्पेशली याद रखिएगा अगर स्टेटमेंट में मेंशन करे कि बैटरी परमानेंटली कनेक्टेड है तब आपने इस केस को यूज करना है। अदरवाइज अगर मेंशन ना किया जाए स्टेटमेंट के अंदर के कैपेसिटर आइसोलेटेड है या बैटरी से डिसकनेक्टेड है, जनरल केस जो है अंडरस्टूड जो होता है वो ये वाला केस है कि अगर वो मेंशन कर दे जी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा या चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं किया कि बैटरी के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, तो अंडरस्टूड है कौन से वाला केस हम अज्यूम करेंगे? आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर वाला जो कि डिसकनेक्टेड होता है बैटरी से। बहरहाल यहां पे भी पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर कैपेसिटर कॉन्टिन्यूअसली बैटरी से कनेक्टेड हो उस केस में चार्ज की वैल्यू, कैपेसिटेंस, सिग्मा और एनर्जी ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज करती हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। चार्जिंग के अंदर पहली टर्म याद करेंगे जी, चार्जिंग में हमारे पास जो है टर्म आती है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है? वो वाला टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर कर ले और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है T इज इक्वल टू RC। यहां से MCQs जो है वो डिड्यूस किए जा सकते हैं। T जो है ये चूंकि टाइम है, इसके यूनिट्स क्या है? सेकंड्स हैं। R हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है, इसके यूनिट्स क्या है? ओहम्स होते हैं। और C कैपेसिटेंस है, इसके यूनिट्स क्या है? फैरड है। इसका मतलब है टाइम के यूनिट सेकंड किसके बराबर हैं? ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि टाइम जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो सकता है यूनिट्स में, तो दैट इज इक्वल्स टू ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरड। फर्दरमोर यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है फैरड को अगर सेपरेट किया जाए तो ओहम जो है इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो फैरड किसके बराबर आएगा? सेकंड पर ओहम के। इसी तरह स्टूडेंट्स कोई भी यूनिट जो है दूसरी साइड पे प्लेस करके किसी भी यूनिट की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स एक्सप्रेस की जा सकती है। तो टाइम कांस्टेंट क्या है? वो वाला टाइम जिसमें कैपेसिटर 63 अप्रोक्सीमेटली या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 63.2% मैक्सिमम चार्ज स्टोर करे। ये हमारे पास चार्जिंग सर्किट है, कैपेसिटर और रेजिस्टर पे ये मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटर जो है वो उसकी चार्जिंग जो है वो फास्ट होगी। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर की जो चार्जिंग होगी वो क्या होगी? स्लो होगी। बड़ी सिंपल सी एनालॉजी है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं इसको। देखें अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कैपेसिटर ज्यादा टाइम यूज करेगा चार्ज होने में। अगर ज्यादा टाइम चार्ज करने में कैपेसिटर टाइम यूज करेगा ज्यादा चार्जिंग के लिए, इसका मतलब है कैपेसिटर क्या हो रहा है? स्लोली चार्ज हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चार्जिंग इक्वेशन का पता होना चाहिए। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल रिलेशन, ई की पावर वाला रिलेशन क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल। तो याद रखिएगा कैपेसिटर की चार्जिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ओबे कर रही होती है। फॉर्मूला Q क्या है? इंस्टेंटेनियस चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर होगा। Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, T इंस्टेंटेनियस टाइम है और RC यहाँ पे क्या है?
रेजिस्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू। इस फॉर्मूले से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अगर t 0 पुट करेंगे यहाँ पे, चार्ज स्टोर जो होगा 0 होगा, मतलब इनिशियली कोई चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर नहीं था तो Q की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इस फॉर्मूले में RC पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करेंगे यहाँ पे, तो Q जो चार्ज स्टोर आएगा वो तकरीबन 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर 5 टाइम कांस्टेंट 5 RC यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा चार्ज इज इक्वल टू 0.99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, मींस 99 पॉइंट समथिंग % ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हम कहते हैं कैपेसिटर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फुली चार्ज हो चुका है कितने टाइम कांस्टेंट्स के बाद, आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट्स। लास्टली देखिएगा, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कैपेसिटर ने आइडियली अगर फुली चार्ज होना है 100% तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिट पुट करना पड़ती है, उसके करस्पॉन्डिंग Q एग्जैक्टली बराबर आ जाता है Q0 के, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। दो पर्सपेक्टिव हुए फिर यहाँ पे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज होता है, इट इज चार्ज इन अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट, और आइडियली स्पीकिंग कितने टाइम में, इन्फिनिट टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, ये हमारे पास चार्जिंग कर्व्स हैं कैपेसिटर्स की, दो RC सर्किट्स हैं, एक का RC फैक्टर स्मॉल था वो जल्दी चार्ज हो गया कैपेसिटर, दूसरे का RC फैक्टर लार्ज था वो कैपेसिटर स्लोली चार्ज हुआ, उसने ज्यादा टाइम यूज किया चार्ज होने में। स्लोप ऑफ अगर QT ग्राफ की बात की जाए या चार्जिंग कर्व की बात की जाए, एमसीक्यू में याद रखिएगा, स्लोप ऑफ द चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कर्व ऑफ कैपेसिटर बराबर होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये क्या कहलाता है, करंट। और इसका स्टेटस याद रखिएगा, बिल्कुल स्टार्ट पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है और मैक्सिमम होती है। इसको यूं भी याद रखा जा सकता है कि बिल्कुल स्टार्ट पे जब कैपेसिटर अभी चार्ज उसके ऊपर कोई मौजूद नहीं, तो मैक्सिमम चार्ज बैटरी से कैपेसिटर की तरफ जाएगा, क्योंकि चार्ज को कोई हिंड्रेंस बियर नहीं करना पड़ेगी। तो चार्ज जब मैक्सिमम फ्लो करेगा, करंट भी मैक्सिमम फ्लो करेगा इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटर पे ऑलरेडी स्टोर्ड चार्ज इनकमिंग चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो नया आने वाला चार्ज जो है वो पहले से स्लोली डिपॉजिट होगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले से करंट अब जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो क्या होगा अब पहले से कम हो चुका होगा। तो ये याद रखिएगा, स्टार्ट पे जो है स्लोप की वैल्यू या करंट की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम होती है, और आफ्टर 5 RC प्रैक्टिकली अगर बात की जाए 5 RC के बाद कैपेसिटर चुके फुली चार्ज हो गया, बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल आपस में बराबर हो गए, तो कोई फर्दर चार्ज फ्लो नहीं कर सकेगा, मतलब स्लोप 0 हो जाएगी, करंट भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, बिल्कुल आइडेंटिकल है चार्जिंग की जैसे। यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वेशन याद करेंगे डिस्चार्जिंग की, Q रिमेनिंग चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है या चार्ज जो डिस्चार्ज होते हुए कैपेसिटर के ऊपर बाकी बच रहा होगा वो वाला चार्ज, इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर RC। यहाँ पे भी 4-5 MCQs डिस्कस कर लेते हैं। अगर t 0 पुट करेंगे तो Q जो है वो मैक्सिमम चार्ज के बराबर आएगा, मींस अभी हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज जब करना स्टार्ट ही किया है और इनिशियली फुली चार्ज था, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम ही आना चाहिए। t इज इक्वल्स टू RC पुट करेंगे इसमें, तो रिमेनिंग चार्ज जो होगा, इंपॉर्टेंट वर्डिंग ये क्या है, रिमेनिंग चार्ज। रिमेनिंग चार्ज कितना बचेगा, 0.37 ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, या इसको कह लें 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। यहां पे याद रखिएगा, अगर यहां पे एमसीक्यू में पूछ ले ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आप बताएं कैपेसिटर एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना डिस्चार्ज हुआ, तो याद रखिएगा डिस्चार्ज होने वाली अमाउंट 63% है। अगर पूछा जाए रिमेनिंग चार्ज कितना है, तो रिमेनिंग चार्ज किसके बराबर है, 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, या इसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लिखा जा सकता है 36.8% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए इन्फिनिट टाइम प्लग इन किया जाए इस इक्वेशन के अंदर, तो Q 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे भी वो वाली बात वैलिड होगी। अगर आइडियली बात की जाए, स्ट्रिक्टली बोला जाए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इन्फिनिट टाइम लगेगा, चार्ज होने में भी इन्फिनिट टाइम लगेगा। अगर हमारे पास जो है कैपेसिटर को चार्ज करना है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए कैपेसिटर जो है वो 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स लेगा। जी स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज और पास पेपर एमसीक्यूज के लिए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला हमारा एमसीक्यू है, फॉर अ कैपेसिटर द रिलेशन C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। इफ वी हाफ द वोल्टेज देन कैपेसिटेंस बिकम्स,
अब ये चीज हमने सीखी स्टूडेंट्स लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास इस रिलेशन में देखा जाए Q इज इक्वल्स टू CV रिलेशन में, तो यहां पे हमारे पास C जो था ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। इसका मतलब है अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को हाफ करेंगे, चार्ज स्टोर्ड भी हाफ हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हम लेक्चर में सीख चुके हैं कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, ना इसकी वैल्यू चार्ज पे डिपेंड करेगी, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब यहां पे पूछा गया था इस रिलेशन के अंदर अगर वोल्टेज हाफ कर दी जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, यू हैव 20 कैपेसिटर्स विद यू, ईच ऑफ 15 फैरेड, यू नीड अ कैपेसिटर ऑफ 1 फैरेड, यू कैन अचीव दिस बाय। अब हमने क्या करना है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कम अचीव करनी है। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 15 फैरेड है, 20 कैपेसिटर्स हमें गिवन है और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उनके किसी कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग 1 फैरेड कैपेसिटेंस अचीव करना चाह रहे हैं। अगर हमने 1 फैरेड कैपेसिटेंस अचीव करनी है तो हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था C डिवाइडेड बाय N। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर C की वैल्यू यहां पे 15 पुट कर दी जाए, 15 ही कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करें तो हमारे पास 1 फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस का आंसर जो है वो अचीव हो जाएगा। अब ये वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था लेक्चर के दौरान में, ये किस केस में ट्रू था, ये ट्रू था कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। चूंकि ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टर्स की अगर बात की जाए तो वहां पैरेलल के लिए ट्रू था, कैपेसिटर्स के लिए यहां पे फिर ये वाला फॉर्मूला किस कॉम्बिनेशन के लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इसका मतलब ये होगा हम 15 कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट अचीव हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या बन जाएगा, 15 कैपेसिटर्स इन सीरीज अटैच करेंगे ईच ऑफ 15 फैरेड, तो हमारे पास इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 फैरेड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अ चार्ज कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम चार्ज, चार्ज की वैल्यू गिवन है Q की और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है जिसपे वो चार्ज स्टोर करता है, दैट इज 10 वोल्ट। पूछा गया है व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड अगर फाइंड करनी है Q गिवन है और V गिवन है, कौन से वाला बेस्ट फॉर्मूला होगा जो क्विकली रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो हमने पढ़ा हाफ Q मल्टीप्लाइड बाय V। यहां पे अगर Q की बात की जाए 10 गिवन है, V की बात की जाए 10 गिवन है, 10 इंटू 10 आ जाएगा 100, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस एमसीक्यू का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज 50 जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका हमने अभी लेक्चर में पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्पीड जो होगी वो उतनी कम होगी। अल्फा ऑप्शन में लिखा गया है स्मॉलर विल बी द चार्जिंग स्पीड, सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं, ग्रेटर विल बी चार्जिंग स्पीड ये गलत है, जीरो विल बी चार्जिंग स्पीड ये भी गलत है, ग्रेटर विल बी डिस्चार्जिंग स्पीड ये भी सीखा हमने। अगर टाइम कांस्टेंट ग्रेटर होगा तो चाहे वो चार्जिंग स्पीड हो चाहे डिस्चार्जिंग स्पीड हो, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसकी वैल्यू स्मॉलर आनी चाहिए। सो इसका आंसर फिर हमारे पास बेस्ट बन गया अल्फा, जिसमें लिखा गया है स्मॉलर विल बी द चार्जिंग स्पीड। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर का, ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरेड, ओहम और फैरेड की प्रोडक्ट किसके बराबर है। हमने ये लेक्चर में पढ़ा टाइम कांस्टेंट बराबर होता है आरसी के, टाइम कांस्टेंट के यूनिट सेकंड थे, आर के यूनिट ओहम होते हैं, कैपेसिटेंस के यूनिट क्या है, फैरेड। तो फैरेड और ओहम को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यूनिट किसके बनेंगे, टाइम के बनेंगे, जो कि क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। सो हमारा एमसीक्यू, इस एमसीक्यू का आंसर फिर बन गया बीटा, जिसमें लिखा गया है सेकंड। दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, होप सो आपको सारे का सारा लेक्चर बड़ी डिटेल में समझ आया होगा और जितने भी एमसीक्यू हमने डिस्कस किए समझ आए होंगे। अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो स्टेप की वर्कशीट्स को लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।